एक तरफ बीजेपी जिसे सपोर्ट कर रही है एनडीए, ये 36 ऐसी छोटी छोटी पार्टियों का अलायंस है जिन्हें शायद कोई ठीक से जानता भी नहीं है। और दूसरी तरफ है इंडी अलायंस, इसे यूपीए और 26 बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट है और इनकी सरदार बनी हुई है कांग्रेस। वो कांग्रेस जिसके कई लीडर्स ने चुनाव लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए। आप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही देख लीजिए, वो इस बार कांग्रेस 100 पार का नारा दे रहे थे। हालांकि वो वहां तक पहुंचे भी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने से अभी थोड़ा दूर है। इतना ही नहीं, अफसोस इस चीज का भी है कि वो चुनाव लड़ने से डर गए। वाह क्या बात। जहां एक और राहुल गांधी कांग्रेस की जीत की गारंटी दे रहे हैं। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के सिपाहियों की गारंटी देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनमें से कई तो सिर्फ टिकट के लिए लड़ रहे थे, ना कि जीतने के लिए। क्योंकि जब उन्हें लड़ने का मौका मिला तो वो खुद आगे नहीं आए, वो खुद अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। हाँ, लेकिन वो यहाँ जीतने में सफल रहे। तो क्या कांग्रेस के ये सभी नेता ये मान चुके थे कि मोदी की जीत पक्की है और कांग्रेस का जीतना इम्पॉसिबल? अगर सच में ऐसा था तो इसके पीछे की वजह क्या रही और इस बार भी क्यों एक बड़ी नेशनल पार्टी को आज एक अलायंस की जरूरत पड़ रही है खुद को साबित करने के लिए? चलिए जरा जानते हैं उन रीजंस को जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी 99 पर सिमट गई। वैसे तो बात जब बीजेपी या कांग्रेस की होती है तो अपने आप में एक जंग दिमाग में चलने लगती है, लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। मुद्दा ये है कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों? इस बार जितने दिनों तक इलेक्शन चले, एक बार को तो ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। कभी मोदी भारी तो कभी राहुल का इंडी अलायंस। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना मुश्किल था और दोनों ही पार्टी गारंटी दे रही है। टीम मोदी 400 पार का नारा लेकर लड़ती रही तो वहीं राहुल गांधी बीजेपी की हार की चर्चा करते हुए दिखाई पड़े। देश में एक बार फिर हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था और वो है मोदी, और जिसके शोर में विपक्ष की आवाज मानो कहीं दब सी गई है। 2014 के बाद 2019 और उसके बाद 2024। हाँ, इस बार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा जरूर है, पर उस तरीके से नहीं जिस तरह से वो कभी हुआ करते थे। लेकिन हम कांग्रेस की हार के पीछे क्या रीजंस रहे इस पर जरूर बात कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कांग्रेस के हारने की सबसे बड़ी वजहें क्या रही। देखिए, आज कांग्रेस अकेले एक पार्टी की तरह नहीं लड़ रही, बल्कि आज ये एक बड़ा अलायंस का हिस्सा बन चुकी है और इस अलायंस का नाम है इंडी अलायंस। और इसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल ही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और देश की जनता आज भी राहुल गांधी को अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। 2019 में राहुल गांधी को जनता ने लगभग संसद से बाहर कर दिया था। दरअसल 2019 में राहुल गांधी वो सीट भी हार गए थे जहां पर न सिर्फ उनकी मां, उनके पिता और उनके चाचा ने दशकों तक राज किया, बल्कि वो खुद भी वहां 15 सालों तक सांसद रहे। अगर उस साल उन्होंने केरला के वायनाड से चुनाव लड़ा होता तो वो आज लोकसभा से बाहर होते। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के गढ़ अमेठी की, जिसे बीजेपी की स्मृति ईरानी ने तोड़ दिया था। इसलिए राहुल को इस बार अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना पड़ा। वहीं उनकी लीडरशिप में लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हार चुकी है। एक बार फिर वही होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इंडी अलायंस की वजह से आंकड़ों में सुधार हुआ है। इसका रीजन है कि लोगों को अब भी राहुल गांधी में वो स्ट्रॉन्ग लीडर नजर नहीं आता जो मोदी को टक्कर दे सकता है या जो देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकता है। हालांकि इस बार उनकी छवि काफी हद तक सुधरी है। साउथ से नॉर्थ इंडिया तक 4000 किलोमीटर की पैदल भारत जोड़ो यात्रा करके उन्होंने लोगों के दिल भले जीत लिए, लेकिन अभी तक देश की 150 करोड़ जनता का भरोसा नहीं जीत सके। वहीं कांग्रेस की हार का दूसरा बड़ा रीजन रहा रिलीजन। अब इस चीज को मानो या ना मानो, लेकिन इसमें पूरी तरह सच्चाई है कि मोदी के राज में हिंदुओं ने जो ताकत महसूस की है वो शायद कांग्रेस की सरकार में उन्हें महसूस नहीं हो रही थी। आइए अब इसे एक रिपोर्ट से समझते हैं। एक्चुअली 2020 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। वहीं मुस्लिम्स की आबादी 19.7 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि 1951 में हिंदुओं की संख्या 30 करोड़ 40 लाख थी और मुसलमान थे 3.5 करोड़। इसका मतलब ये है कि आजादी के बाद से देश की जनसंख्या में करीब 80 करोड़ हिंदुओं का इजाफा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों लाइक मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर को छोड़कर हर राज्य में हिंदू मेजॉरिटी में, और इसी मेजॉरिटी का फायदा बीजेपी को मिला पिछले 10 सालों में। जी हाँ,
राम मंदिर, ज्ञानवापी और फिर हिंदू राष्ट्र की मांग ने हिंदुओं की काफी बड़ी आबादी को बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट किया है। हिंदुओं को बीजेपी अपनी शुभ चिंतक नजर आती है, तो वहीं देश में कांग्रेस की छवि हमेशा से एक मुस्लिम पार्टी की रही है। चाहे मैनिफेस्टो में गरीबों के साथ मुस्लिम्स को हाईलाइट करके 50% रिजर्वेशन देने की बात हो, या 2006 में उस वक्त पीएम मनमोहन सिंह द्वारा दी गई वो स्पीच जिसमें उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज और खास तौर पर मुसलमानों के रिसोर्सेज पर पहला क्लेम होना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी ने हिंदू वोटर्स को बीजेपी की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया है, स्पेशली यूपी और बिहार में, जो आज न केवल सिर्फ जनसंख्या में बल्कि लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े राज्य हैं। वहीं कांग्रेस ने 2019 में लोकसभा चुनाव में सिर्फ 52 लोकसभा सीटों पर जीती थी। कुछ सीटों पर कांग्रेस को मामूली अंतर से जीत मिली थी। 19 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें कांग्रेस ने 50,000 से कम वोटों से चुनाव जीता था। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के सामने इन सीटों पर अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना बड़ा चैलेंज था, जिसमें वो फेल हो गए। दरअसल कई सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को आखिरी समय में बदल दिया है, जिसकी वजह से इनको रिजल्ट में झटके देखने को मिले और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और हार की जो तीसरी वजह रही वो था अपने कैंडिडेट पर ट्रस्ट और कैंडिडेट का पार्टी पर ट्रस्ट, जो उसकी पार्टी के लोगों का कांग्रेस पर नहीं रहा। कहीं बड़े लीडर जो कांग्रेस की तकदीर पलट सकते थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने से ही मना कर दिया। इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में कांग्रेस लीडर्स ने पहले ही हथियार डाल दिए थे। कई लीडर्स तो इस बार चुनाव में खड़े तक नहीं हुए। किसी ने उम्र का बहाना बनाया तो कोई बोला नई पीढ़ी को मौका मिले, और इनमें सबसे पहला नाम है सोनिया गांधी। हालांकि उनकी उम्र हो चुकी है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए वो राज्यसभा चली गई। उन्होंने राज्यसभा जाने से पहले रायबरेली के जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनको बुलाकर कहा था कि मैं क्षेत्र में नहीं आ पाती हूँ, मैं लोगों से मिल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, पीएम बनने तक के सपने देख रहे थे, लेकिन पहले चुनाव लड़ने से ही डर गए। हालांकि वो कर्नाटक के गुलबर्गा से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और इस बार भी, और स्टेट यूनिट ने उस सीट से उनका नाम भेजा था। कहा कि मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में आकर अब मैं कहां चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि वे पार्टी अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें देश भर में रैलियां करनी है, प्रचार प्रसार करने हैं, इसलिए वो एक सीट पर फंसना नहीं चाहते। इसके बाद नाम आता है अशोक गहलोत का। उनका कहना था कि वो खुद नहीं लड़ना चाहते हैं, उनकी भी उम्र हो गई है। उनका कहना है कि अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, इसलिए अपने बेटे को यानी वैभव गहलोत को टिकट दिलाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जोधपुर से पिछली बार लड़कर वैभव गहलोत हारे थे। इस बार उन्हें जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर शिफ्ट किया गया था। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट ने जो पासे फेंके थे, उससे तो लग रहा था कि वो बड़ा चेहरा बनकर काम संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीतने के लिए लड़ूंगा, और ऐसे में जो देश भर में उनकी रैलियां लगाई जा रही हैं उसमें कटौती कर दी जाए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र पर फोकस करना चाहेंगे। ऐसे में कांग्रेस के सीनियर्स ने ही कहा कि हमको आपको देश भर में रैलियां करनी है, देश भर में प्रचार प्रसार करवाना है, आप चुनाव लड़ने की बजाय इस काम में ध्यान दीजिए। बताइए, इक्का दुक्का लोग जो चाहते हैं आगे आना, वो यहाँ फंस जाते हैं। इसके बाद आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर नवजोत सिंह सिद्धू भी पतली गली से खिसक लिए और लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और अब वो राजनीति की जगह फिर से क्रिकेट कमेंट्री में इंटरेस्टेड हैं और शायद वो वहीं रहेंगे। इसके बाद आते हैं हरीश रावत। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। पार्टी उन्हें हरिद्वार सीट से लड़ाना चाहती थी, लेकिन वो अपने बेटे आनंद को टिकट दिलाना चाहते थे। आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स का इलेक्शन से यूं किनारा करना किसी भी पार्टी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, जबकि ये कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल दौर है। अगर इस वक्त में कांग्रेस के ताकतवर सिपाही ही पहले ही हथियार डाल देंगे तो पार्टी का क्या होगा। ऐसे में कांग्रेस का बेड़ा पार होना मुश्किल हो गया, जिसका असर इस बार के इलेक्शन पर साफ साफ दिखाई भी दिया और नतीजा जनता के सामने। हालांकि उनके ऐसा करने के पीछे रीजन है, वो सेफ सीट चाहते हैं, यानी बीजेपी से आमने सामने लड़ना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कांग्रेस के फायर ब्रांड और नेशनल प्रवक्ता रोहन गुप्ता, जिन्हें 12 मार्च को पार्टी ने टिकट दिया इस उम्मीद में कि वो चुनाव मैदान में झंडे गाड़ कर आएंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता चंद दिन पहले तक राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वो दावा कर रहे थे कि बीजेपी की एक्सपायरी डेट करीब आ गई है। जैसे कर्नाटक में बीजेपी का सफाया किया, ठीक उसी तरह देश से भी उसका सफाया होने वाला है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को चुनावी मैदान में भेजा,
उनके सुर और तेवर बदल गए। यानी उम्मीदवार का ऐलान होते ही उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। इसके 6 दिन बाद वो सामने आए और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके पिता नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़ें। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, लेकिन सियासी गणित कुछ और ही कहता है। दरअसल बीजेपी नेताओं के अकॉर्डिंग गुजरात की 26 की 26 सीटों पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने वाली है। इसलिए हार के डर से विपक्षी दलों के नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है साहब कि क्या हार के डर से रोहन गुप्ता ने यू टर्न लिया? अब इन सब सवालों के जवाब ढूंढने से पहले इस फैक्ट पर गौर करना जरूरी है कि गुजरात नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। चाहे 2014 हो या फिर 2019 लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने राज्य की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की। यहाँ तक कि बीते विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने वहां क्लीन स्वीप किया। यहाँ आपको समझना है कि कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद ईस्ट से लोकसभा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था और पिछले 3 लोकसभा चुनाव से अहमदाबाद ईस्ट पर बीजेपी का कब्जा है। जीत का मार्जिन लाखों में रहा है। यहाँ तक कि अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा के क्षेत्र में आने वाली सभी 7 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है। यानी कांग्रेस के लिए जीत की गुंजाइश ना के बराबर है। यानी रोहन गुप्ता कोई सेफ सीट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टफ सीट पर लड़ाने का फैसला किया। यानी सेफ सीट और टफ सीट से मामला उलझ गया। और रोहन गुप्ता कांग्रेस के अकेले बड़े नेता नहीं हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इससे पहले फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भरत सिंह चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव लड़ने से किनारा कर चुके हैं। वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटें जीती थी। इसके अलावा राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यहाँ भी 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 100 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। इस बार पार्टी 128 सीट जीतेगी और बीजेपी को सत्ता में आने से रोक देगी। हालांकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर बीजेपी का खेल तो बिगाड़ ही दिया। आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा समय तक जिस पार्टी की सरकार रही, उस कांग्रेस ने इस बार अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने इस बार 328 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 2019 में कांग्रेस ने 412 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। ऐसा पहली बार है जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हो। हालांकि सीटों की संख्या के लिहाज से छोटी नजर आ रही हैं। इस जंग के लिए कांग्रेस ने बड़ा टारगेट भी सेट किया है। कांग्रेस ने कम सीटों पर चुनाव लड़कर पिछली बार से बेहतर जरूर किया, लेकिन उसे ज्यादा नतीजों की उम्मीद थी। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस उतनी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ी जितनी सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी ने सेट किया था। खैर, चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि क्या है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।